हेलो स्टूडेंट, इस चैनल पर हम चैप्टर नंबर 1 के काफ़ी टॉपिक लगातार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और इसी में हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हुए कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, उनकी स्टडी करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और जितने भी पुराने टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो आप एक बार देख लें, जिससे कि आप टॉपिक को इंटरलिंक करके आगे की तरफ बढ़ पाएँ। अब मैं कुछ कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ और जो सबसे पहला पॉइंट मैं कहूँगा कि जो कूलॉम फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मीन्स आप जानते हैं, 3-4 डेफिनेशन अपन लोगों ने पढ़ रखी हैं कि इनकी प्रेजेंस में जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन की पॉइंट पर डिपेंड करेगा। दूसरा, अगर आप किसी साइक्लिक पाथ पर वर्क करते हैं तो साइक्लिक पाथ पर वर्क डन की वैल्यू 0 है। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे, ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्यों है? क्योंकि ये एक लाइन के अलोंग लगता है, क्योंकि उस लाइन के अलोंग लगता है जो कि चार्जेस को ज्वाइन करती हैं। इट इज अ सेंट्रल फोर्स बिकॉज इट एक्ट अलोंग अ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, इसलिए इसको हम कैसा बताते हैं? सेंट्रल फोर्स। तीसरा पॉइंट हम कहते हैं कि स्क्वायर इनवर्स लॉ को ओबे करता है। आप जानते हैं दैट एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इसकी रेंज 10⁻⁻15 मीटर से इनफाइनाइट तक होती है। कहाँ से लगना स्टार्ट होता है? 10⁻⁻15 मीटर से, और कहाँ तक लगता है? इनफाइनाइट तक। अगला हम कहते हैं ये ऐसे चार्जेस के लिए कम्प्लीटली एप्लीकेबल होता है जो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज होते हैं, यानी पॉइंट चार्ज स्टेशनरी का रेस्ट में होते हैं और वो वैक्यूम में हो। तो मैंने कहा है कम्प्लीटली एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम। फाइनली आप लोग जानते हैं कि भाई जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैंने अभी भी आपसे कहा था दैट दिस लॉ इज कम्प्लीटली एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम। इसका मतलब इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मूविंग चार्जेस बिकॉज मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं। सारे पॉइंट दोबारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कंजर्वेटिव फोर्स होता है। दूसरा पॉइंट ये एक सेंट्रल फोर्स होता है क्योंकि ये दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगता है। मैंने जब कूलॉम्स लॉ आपको बताया था, कूलॉम्स लॉ में भी मैंने आप ये पॉइंट आपसे डिस्कस किया था। इसके बाद ये हमेशा स्क्वायर इनवर्स लॉ को ओबे करता है। अगला मैं इसके रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज होती है फ्रॉम 10⁻⁻15 मीटर टू इनफाइनाइट। इसके बाद मैंने आपसे कहा था ये स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज के लिए कम्प्लीटली एप्लीकेबल होता है अगर वो वैक्यूम में प्लेस्ड होते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एंड फाइनल वन हम कहते हैं कि ये मूविंग चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि मूविंग चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब मैं कुछ इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपको कराने जा रहा हूँ, जैसे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके टोटल फोर्स को फाइंड करेंगे। आप उन एग्जांपल्स को देखेंगे अच्छी तरह से। जैसे मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपको देता हूँ कि सपोज करो ये मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में मैंने 3 पॉइंट कह दिए ए बी सी। इसकी जितनी भी साइड हैं उनकी लेंथ आर हो गई। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर भी स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर भी स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनमें से किसी भी एक चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स अपने को फाइंड करना है। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज, इनमें से किसी भी एक चार्ज पर। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को ढंग से सुने। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज, whether you can find on point A or you can find on point B or you can find on point C। अब देखो जैसे मैं आपसे बात करूं कि पॉइंट ए पर जो चार्ज दे रखा है उसके अलावा आपको यहाँ 2 चार्ज और दिखाई दे रहे होंगे। एक तो पॉइंट बी पर है और एक पॉइंट सी पर है। तो अगर मैं इस पर फोर्स की बात करूं तो ये बी वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा और सी वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा। जैसे मैं ए वाले की बात छोड़ूं, बी की बात करूं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 चार्जेस हैं। ये चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा और एस पॉइंट पर जो चार्ज है वो भी फोर्स लगाएगा। सी की बात करें तो ये दोनों भी फोर्स लगाएंगे, यानी किसी भी एक चार्ज पर
जो रिमेनिंग अदर 2 चार्जेज हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेंगे। जो रिजल्टेड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। अब मुझे क्या करना है, वेक्टर सम करना है। और वेक्टर सम करने के लिए आपने वेक्टर एडिशन लॉ पढ़ा होगा 11th क्लास में, आपने जब टॉपिक पढ़े होंगे। जैसे आपको सपोज करो ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम करना है तो आप कहते हैं आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जैसे अगर मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम करना है और तो इनका रिजल्टेंट यदि आर हुआ तो फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसका सॉल्यूशन के लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। मुझे दोनों के मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी और इसके अलावा क्या है, मुझे इन दोनों के बीच के एंगल की रिक्वायरमेंट होगी। ये तो चाहिए। अब इसी को यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। सपोज करो ए पॉइंट पर जो चार्ज है मुझे उस पर टोटल फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट बी वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा और पॉइंट सी वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा। तो पहले मैं बी वाले चार्ज की बात कर लेता हूँ। ये क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, आप दोनों देख रहे होंगे पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों का सेम नेचर हो गया और सेम नेचर चार्ज, सेम नेचर वाले चार्जेस के बीच रिपल्शन फोर्स होगा तो इसको रिपेल करेगा। नाम दिया जाए तो मैंने कहा रखा है आपको कि जिस पर फोर्स लगता है वो पहले आएगा और जो फोर्स लगाता है वो बाद में। लग किस पर रहा है, ए पर, और लगा कौन रहा है, बी वाला चार्ज, तो इसको नाम दे दिया एफ ए बी वैक्टर। ऐसे सी पर जो चार्ज है वो भी इसको रिपेल करेगा, वो इस तरह से करेगा। तो इसको अगर हम नाम देना चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं आप एफ ए सी वैक्टर। तो इसको तो अपन लोगों ने बोल दिया एफ ए बी वैक्टर, इसको अपन लोगों ने बोल दिया एफ ए सी वैक्टर। अब बात रही एंगल की, तो आप देख सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका हर एंगल 60 डिग्री का होगा, यानी ये एंगल 60 डिग्री का हो गया। आपको ये और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट दिखाई दे रहे होंगे। जब ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, 60 का। तो हमने एंगल फाइंड कर लिया, एंगल है 60 डिग्री। अब अपने को बात किसकी करनी है भाई, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करनी है। तो मैं जरा पहले बात करता हूँ एफ ए बी वैक्टर की, इसका मैग्नीट्यूड देखा तो हम कूलॉम्स लॉ का यूज करेंगे। और कूलॉम्स लॉ से आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है दैट एफ इज इक्वल टू हो जाता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का प्रोडक्ट और डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो देखो भैया यहाँ एक चार्ज क्या है Q, दूसरा भी क्या है Q। तो अगर मैं Q इंटू Q करूँगा तो Q स्क्वायर और डिस्टेंस कितनी है R स्क्वायर। तो यहाँ से अगर फॉर्मूला देखा जाए तो एफ वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड आएगा कि Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं एफ वेक्टर ए सी की बात करूँ तो यहाँ पर भी Q चार्ज, यहाँ पर भी Q चार्ज, Q स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। तो इसका मतलब ये निकला कि एफ ए बी वैक्टर और एफ ए सी वैक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और वो मैग्नीट्यूड कितने आ रहे हैं कि क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप लोग इसको यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं निकालना चाहता हूँ टोटल फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, और इसको निकालने के लिए मैं इस कंसेप्ट का यहाँ यूज करने जा रहा हूँ। अगर मैं टोटल फोर्स निकालता हूँ तो एफ इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट एफ ए बी स्क्वायर एफ ए सी स्क्वायर 2f ए बी एफ ए सी कॉस 60 डिग्री। एंगल हमारा 60 है, सेम फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ यूज कर लिया। आप देखेंगे आप आगे तो आएगा स्क्वायर रूट, इसको मैं बोलूँगा कि क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दी। अब यहाँ इसकी वैल्यू आप रखेंगे कि क्यू स्क्वायर, ओ आई एम सॉरी, ये डिस्टेंस अपन लोग आर लेके चले हैं तो यहाँ जाएगा आर स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर अपन चलेंगे प्लस 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, देन अपन जाएंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और cos 60 आप सब लोगों ने पढ़ा है 1/2 होता है। मैं 2 से 2 कैंसिल करूँगा और मेरे पास f आएगा इक्वल के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल स्क्वायर
प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हो गया। अगर अपन लोग इनको देखते हैं तो देखिए आप लोग जरा, ये के क्यू स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल स्क्वायर, इन सबको अपन लोग देखें तो F इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 3k³ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर। इन तीनों बिल्कुल सेम है, ऐड कर लिया 3k³ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल स्क्वायर और स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं 3 का स्क्वायर रूट करूंगा तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अगर मैं k³ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करूंगा तो जो स्क्वायर का साइन है यहाँ से हट जाएगा, और जब स्क्वायर का साइन यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ फॉर्मूला अपने पास आएगा k³ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मैं टोटल फोर्स फाइंड करना चाहूँ तो टोटल फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए अपना आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 k³ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अपन लोगों ने पहले दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड किया, उसके बाद दोनों के बीच का एंगल फाइंड किया, और इस सब को करने के बाद अपन लोगों ने वेक्टर एडिशन लॉ यहाँ पर अप्लाई किया, और आफ्टर अप्लाइंग वेक्टर एडिशन लॉ दिस रिजल्ट इज फाइंड टू अस व्हिच इज f इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 k³ स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। मेरे ख्याल से सभी के समझ में आ गया होगा। अब इसी कंसेप्ट पर आप यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। आप चाहें तो चार्जेस के नेचर को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ट्रायंगल के लिए सॉल्व कराया है ऐसे आप चाहें तो स्क्वायर के लिए सॉल्व कर सकते हैं। आप और भी कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में आपको यहाँ थोड़ा सा अभी इसी में समझाने जा रहा हूँ, उसको आप जरा समझेंगे अच्छी तरह से। अगर मैं क्या करता, यहाँ पर चार्ज के नेचर को चेंज कर देता, इसी में चेंज करूंगा मैं, देखेंगे आप ए बी एंड सी, वही क्यू क्यू एंड माइनस क्यू, आर आर एंड आर। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको टोटल फोर्स निकालना है ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। वही ए वाले पर पहले निकाला था, ए वाले पर अब निकालेंगे, समझना है। अब ए वाले पर एक तो ये चार्ज फोर्स लगाएगा और एक ये फोर्स लगाएगा। अगर मैं इसका फोर्स देखूं तो आप देख सकते हैं इसको रिपेल करेगा और फोर्स हो जाएगा एफ ए बी वेक्टर, जो आपने पहले देखा था। लेकिन अब यहाँ माइनस क्यू चार्ज आ चुका है और ये प्लस क्यू चार्ज है। अनलाइक चार्जेस हो गए, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा एफ ए सी वेक्टर। अब यह एंगल देखा जाए तो ये एंगल 60 डिग्री, एक लाइन पर जो एंगल बनता है 180 का होता है, 180 में से 60 हो गया तो जो रिमेनिंग एंगल रह जाएगा वो कितने का रह जाएगा, 120 का। यानी आपने पहले जब टोटल फोर्स का फॉर्मूला निकाला था तो जो एंगल आपने यूज किया था वो 60 डिग्री वाला एंगल यूज किया था, और अब आप जो यूज करेंगे वो 120 डिग्री का यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाता है। अब आगे कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं एफ ए बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं k³ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है। अब मैं जरा एफ ए सी वेक्टर पर आऊँ, अगर मैं एफ ए सी वेक्टर पर आता हूँ तो आप सोचेंगे अरे यहाँ तो ये माइनस आ चुका है, लेकिन हम कूलम्ब्स लॉ को दोबारा याद करें तो हमने कहा था प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, और क्योंकि हमने ऐसा कहा था इसलिए यहाँ माइनस नहीं लेंगे, हम केवल प्लस ही यूज करेंगे। तो k³ इंटू क्यू क्या हो जाएगा, k³ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। याद है दैट force of interaction between two stationary point charges is directly proportional to product of magnitude of the charges and inversely proportional to square of distance between them. The direction of this force is along the line joining the charges and it depends on medium. ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था, उसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पर यूज करता हुआ जा रहा हूँ। अब समझेंगे आप लोग जरा। अब देखिए, क्योंकि मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, मैंने ऐसा कह दिया तो नेगेटिव साइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वही आ गया k³ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसी में हम यूज करते जाएंगे। बस जो आपने 60 डिग्री एंगल यूज किया था, 60 डिग्री की जगह आप कितना एंगल यूज करेंगे, 120, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। माइनस करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। जैसे ही माइनस आएगा ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जब ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ हम थोड़ा स्लाइड चेंज करेंगे। F इज इक्वल टू आ जाएगा k³ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
आप इस स्क्वायर रूट को यहाँ से हटाएंगे तो ये आपका स्क्वायर का साइन हट जाएगा, यानी स्क्वायर रूट लेते ही ये साइन हटेगा और अपने पास रिजल्ट आएगा KQ² r²। तो आपने सेम कंसेप्ट यूज किया, बस एंगल को चेंज किया। पहले अब 60 डिग्री एंगल था तो आपके पास आया था √3 KQ² r²। अब जब 150 डिग्री एंगल है तो आपके पास आया है KQ² r²। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास आपको सबको क्लियर हो गई होगी। मैंने 2 क्वेश्चंस आपको करके बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और क्वेश्चंस भी बताऊंगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से कि आप लोग खुद जाके इनको सॉल्व करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, आप पहले मुझे इसमें कमेंट्स कर देना। उस कमेंट पर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस नंबर पर आप मुझे प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।